सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था हमारी डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल द टर्म्स लाइक एंट्रोपी, एंथैल्पी। फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस करा था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में और अब थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। सो अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे और अब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो फ्री एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उसे हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और 101.325 किलो पास्कल्स। देन जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ 1 मोलर, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट हैज़ टू बी 1 मोलर। वाटर स्टैंडर्ड स्टेट 55 मोलर और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 55.5। pH जो है अगर 7 है, अगर 0 है, 0 तो हम लेते हैं डेल्टा जी नॉट लिखेंगे फॉर द केमिकल सिस्टम के लिए, डेल्टा जी 0 और डेल्टा जी नॉट फॉर द केमिकल सिस्टम। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है उसे हम लिखते हैं डेल्टा जी नॉट डैश, और वहाँ पे हम pH क्या लेते हैं? 7 लेते हैं। तो अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिडर करेंगे तो हम pH 7 लेके चलेंगे। अगर आप केमिकल सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो आप pH 0 लेके चलते हैं। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सो डेल्टा एस नॉट इज द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच नॉट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. So the tendency of a chemical reaction to go to completion can be expressed as an equilibrium constant. तो equilibrium constant जो होता है is the point in a reaction में जो point होता है equilibrium का, यानी कि equilibrium मतलब कोई further कोई chemical changes वहाँ पर नहीं हो सकते। A जो है वो convert हो चुका है B के अंदर, B is also being converted to A, उतना ही P भी A में कन्वर्ट हो चुका है। तो पूरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, अब कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो सकते। तो उस टाइम पर हमारे पास के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा? दैट इज़ द प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब प्रोडक्ट्स अपॉन में जो हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं या जिसको आप रिएक्टेंट्स बोलते हो, दैट इज़ द के इक्विलिब्रियम. So the concentration of the reactants and the products at equilibrium defines the equilibrium constant. The equilibrium constant depends on the nature of the reactants and the products, the temperature and pressure. तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा जो equilibrium constant है वो depend करता है. Under the standard condition means the 25 degree Celsius temperature, 1 atmosphere pressure for the biological system, ये equilibrium is always the same for the given reaction whether or not a catalyst is present. चाहे present है catalyst या नहीं भी present है तो भी के equilibrium क्या होगा? Same होगा. Hence we should note that equilibrium does not always mean that half of the reactants have been converted into products. Rather वो एक ऐसा point है जहाँ पे कि further कोई net conversion जो है possible नहीं है. So when no net conversion in any direction is taking place, that is known as the K equilibrium. The concentration of reactants or products जब unchanged हो जाए, that is the K equilibrium. It means ऐसा नहीं है कि A जो है मान लो B में convert हो गया and B भी जो है A में convert हो गया, तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू भी 2 है इसका भी वैल्यू 2 है तो ये इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन सेम है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका वैल्यू 1 हो और इसका 2 हो, तब ये इक्विलिब्रियम में हो रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा. इसके बाद 1 और 2, जब A का वैल्यू 1 हो गया B का 2 हो गया है
तो इसके बाद कोई फर्दर उनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम. इफ फर्दर कंसंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग, दैट इज़ इक्विलिब्रियम. ये नहीं है कि बराबर है. सो इफ़ द रिएक्शन is allowed to go to equilibrium at constant temperature and pressure, then at equilibrium जो overall free energy delta G है that will be 0. So therefore जो delta G है free energy है that will be equal to the standard free energy plus RT. then ये जो आपके B और A है ना, B is the product, ठीक है, product का concentration, this is the reactant का concentration, या आप कह सकते हैं substrate का concentration. R यहाँ पे क्या है, R is the gas constant, R is the gas constant. and R का वैल्यू भी मैं आपको बता देती हूँ. R का जो वैल्यू होता है that is 8.314 जूल पर किलो मोल. okay, so this is the value of the gas constant. and T जो है that is temperature आप लेके चलोगे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन. ओके, और द 298 केल्विन. नाउ अब जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है वो हो सकता है 1 हो या एक से ज़्यादा हो, एक ही हो. सो इफ़ द के इक्विलिब्रियम वैल्यू इज़ मोर देन 1, अगर ज़्यादा है तो डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दैट विल बी नेगेटिव. एंड डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा रिएक्शन का. इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1, अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 के बराबर है यानी कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है, और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू वुड बी 0. इफ़ इट इज़ लेस देन 1, it means delta G naught is positive and reaction will proceed in the reverse direction. वो backward direction में चलेगी. backward direction मतलब जो product है, product concentration is less than the substrate concentration. So we can write it as the delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K equilibrium. सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस आर एडिटिव. मान लीजिए दो हमारे पास इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस चल रही है. ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है सी में कन्वर्ट हो रहा है. ईच रिएक्शन हैज़ इट्स ओन के इक्विलिब्रियम एंड ईच हैज़ इट्स ओन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. पहले वाले का हम मान लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन का हम मान लेते हैं डेल्टा जी नॉट 1 एंड इसका मान लो 2. ठीक है. नाउ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ए से सी बन रहा है, बी जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट है. ए से बी बना, फिर बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है. तो ए से जो है वो क्या बन रहा है, सी बन रहा है. सो द रिएक्शन ए से जो सी बन रहा है विल हैव इट्स ओन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा. विल ऑल्सो हैव इट्स ओन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल्टा जी नॉट टोटल मान लेते हैं. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी टोटल जो है, डेल्टा जी नॉट वैल्यूज ऑफ सिक्वेंशियल केमिकल रिएक्शंस आर एडिटिव. मतलब कि जो टोटल होगी, जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी टोटल होगी, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस. So this principle of the bioenergetics explains how a thermodynamically unfavorable reaction, means the non-spontaneous reaction, can be driven in the forward direction by coupling it to a highly exergonic reaction. Exergonic means the endothermic reaction through the common intermediate. So आप non-spontaneous reaction को spontaneous कैसे बना सकते हो, by coupling of the reactions. Now, synthesis of glucose 6-phosphate is the first step in the utilization of glucose by many organisms. ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर प्लस में वाटर. ये जो रिएक्शन है ना, दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये कैसा रिएक्शन है,
this is non-spontaneous reaction, means it is not thermodynamically favored reaction, it is non-spontaneous reaction. यहाँ पे जो standard free energy change है that is 13.8 kilojoule per mole. So the positive value of delta G naught predicts कि ये क्या है, non-spontaneous reaction है, means it is not thermodynamically favored reaction. इसका मतलब है कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी नहीं चाहिए, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी चाहिए, लेकिन ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है. जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. फिर ऐसा कैसे हो जाता है, अभी देखते हैं. इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है ना, उसकी वजह से. सो यहाँ पर क्या होता है, ATP जो है, ATP प्लस वाटर चेंजेस इनटू द ADP प्लस द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है. एक्सर्गोनिक मीन्स द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पर देखो जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज़ नेगेटिव, दैट इज़ -30.5 किलो जूल पर मोल. सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखो ना, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज चेंजेस इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, ATP जो है ADP प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक होता था. सो ये हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता था ग्लाइकोलिसिस में. अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इसके लिए जो डेल्टा G का वैल्यू है, G नॉट का वैल्यू, दैट इज़ नेगेटिव. अब इसके लिए क्या था हमारे पास, देखो दोबारा से देखो, -30.5 और उसके लिए था 13.8, इसके लिए प्लस था. तो अगर मैं कंबाइन करूं दोनों का, मतलब पहली वाले का क्या था, +13.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल. ये पहली रिएक्शन थी जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस थी. दूसरी जो रिएक्शन हुई, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP हुआ, उसमें हमारे पास क्या था, दैट वाज -30.5. तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास, ओवरऑल आ गया आपके पास -16.3. तो ओवरऑल आप देखो जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G नॉट, जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ओवरऑल, वो क्या आया है, नेगेटिव आया है. क्योंकि ये नेगेटिव आया है, देयरफॉर आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी. ठीक है जी. सो एडिंग द टू रिएक्शंस, अब वो जो रिएक्शन है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, बिकॉज ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है. एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है ओवरऑल, तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी एंड वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.